तो वेलकम बैक द इमेज क्यू चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, वीडियो नहीं आई है काफ़ी लंबे टाइम से। लेकिन आपसे मैं पूरा ट्राई करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है मेबुला गोड जो कि चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। हमारी लूसी भी उसका डटकर सामना कर रही होती है। हम देखते हैं रोड टेलर माइनर के वॉच टावर का सीन जहाँ पर अलग ही अफरा तफरी मच रही होती है। कुछ लोग मॉन्स्टर्स को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे को काफी कसकर पकड़े हुए होते हैं ताकि मॉन्स्टर अंदर ना जाए और उनको मार ना दे। डर के मारे उनकी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी होती है, लेकिन क्या फायदा, उसके बाद भी वे मारे जाते हैं। मॉन्स्टर भी अपने टेंटिकल्स को दरवाजे के आर पार करके उन दोनों बंदों को मार देता है और उस अटैक से हुए उस दरार से एक आंख भीतर की ओर देखने लगती है। हम वहीं देखते हैं घबराई हुई तान्या को जो कि नीचे अपने चेहरे को ढके हुए बैठी होती है ताकि वह मॉन्स्टर पता ना लगा सके कि अंदर कोई है। इस टाइम पर तान्या कुछ ऐसी सिचुएशन में होती है जहां पर उसे खुद नहीं पता आखिरकार उसकी मौत कब उसे गले लगा ले। वह मन में भी सोच रही होती है आखिरकार आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी अचानक से उस वॉच टावर में भूकंप का सा झटका लगता है। हम देखते हैं बाहर का सीन जहां पर वह वॉच टावर एक तरफ झुक चुका होता है। इस सीन को देखकर तान्या काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है। वह सोचती है अरे नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये टावर तो कोलैप्स हो जाएगा। तभी तान्या टावर की टूटी हुई दीवार से झांकते हुए देखती है हमारे एडी और एरविन को एक दूसरे के आमने सामने जो कि तैयार होती है फाइट करने के लिए। हम देखते हैं थर्ड फ्लोर का सीन जहाँ पर एडी और एरविन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर दोनों ही एकदम तैयार होते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए। जहाँ पर एरविन अपनी शक्तियों का यूज करते हुए सीधा हमारे एडी पर डैश मार देती है। साथ ही साथ राइटर बता रहा होता है एरविन रोड टेलर, तान्या रोड टेलर जो कि अपनी बड़ी बहन से 5 साल छोटी है, वहीं एडी जो कि 3 साल छोटा है। हम देखते हैं एडी ने अपनी डिफेंस मैजिक का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक शील्ड बना ली होती है, लेकिन फिर भी वह अपने सामने के सीन को देखकर चौंक जाता है, जहाँ पर एरविन अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए सीधा हमारे एडी पर अटैक कर देती है, जिससे वहां पर काफी खतरनाक सा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे एडी की मैजिकल शील्ड भी टूट चुकी होती है। एडी भी एरविन की ऐसी खतरनाक फुर्ती को देखकर चौंक जाता है और एडी का चौंकना भी जायज था, क्योंकि कोई भी इतनी भारी स्वॉर्ड का यूज इतनी आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो स्वॉर्ड है जो कि एरविन के हाथ में है, ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, जब क्योंकि यह है ब्लेड ऑफ डवान। किसी बच्चे को ऐसा गिफ्ट दे देना ये तो काफी ज्यादा है, जो कि अभी भी बापिस्ट बनी थी। तभी तभी हमारा एडी फायर मैजिक का यूज करता है और करता है पॉइंट एक्सप्लोजन नाम का काफी खतरनाक सा अटैक, जिस मामूली से स्पेल की वजह से वहां पर होता है काफी खतरनाक सा धमाका। हम देखते हैं एरविन ने अपने डिफेंस मैजिक का यूज करते हुए एडी के इस खतरनाक से अटैक को काफी आसानी से डिफेंड कर लिया होता है, क्योंकि एरविन भी कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं थी, वह हर तरह की मैजिक और एल्केमी के साथ ही एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन भी थी। वे सारे नोबल्स जिन्होंने एरविन का उसके बचपन में काफी ज्यादा ध्यान रखा था, सभी का सिर्फ एक ही कहना था कि वह लॉर्ड टेलर परिवार का एक खिलता हुआ फूल है। जहाँ पर एडी भी ब्रेड मैजिक का यूज करते हुए हमारे एरविन पर अटैक करता है, लेकिन एरविन उस सभी अटैक्स को डॉज करते हुए सीधा हमारे एडी की तरफ भगने लगती है, जहाँ पर एरविन करती है काफी खतरनाक सा अटैक, लेकिन हमारा एडी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन एरविन भी हमारे एडी के अगले मूव को देखकर काफी खतरनाक तरीके से चौंक जाती है, जहाँ पर एडी यूज करता है ब्लेसिंग ऑफ फायर नाम के काफी खतरनाक से मैजिक का यूज, जिससे ग्रेविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमारी एरविन अब अपनी स्वॉर्ड को वापस नहीं उठा सकती, क्योंकि एक तो उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें मैजिक लग रहा है, और दूसरी ओर उस स्वॉर्ड का वेट भी काफी ज्यादा है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। जहाँ पर हम देखते हैं हमारे एडी को एडविन की वीकनेस मिल चुकी होती है, वो होता है लाइट वेट एन्चेंटमेंट मैजिक, जिसी की वजह से एडविन अपनी इतनी भारी तलवार का काफी आसानी से यूज कर पा रही थी। लेकिन हमारे एडी के अपने फायर मैजिक का यूज करने के बाद उसका ये मैजिक काफी आसानी से हट चुका था और वह तलवार फिर से उतनी ही ज्यादा भारी हो चुकी होती है। और वैसे भी एडविन का ये अटैक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही निर्धारित था, अटैक में कुछ नहीं था। हमारी एरविन ने अपनी तलवार को ऊपर ले जाकर अपना मैजिक हटा लिया था, जिससे तलवार का वेट उतना ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसी की वजह से हमारी एरविन इतना खतरनाक और इतना तेज़ अटैक कर पाई थी। और हमारे एडी को ये टेक्निक पता चलने के बाद सारी चीज़ें एकदम साफ़ हो चुकी थी और पहले के मुकाबले इसे डॉज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था। एरविन की भी ग्रेट स्वॉर्ड लाइटवेट एन्चेंटमेंट के डीएक्टिवेट होने के बाद प्राप्त हुए मोमेंटम पर भी निर्भर करती थी, जिस वजह से वह अपने वेट को दोबारा से रिगेन कर लेती थी वह स्वॉर्ड। लेकिन जब वह एन्चेंटमेंट चालू होता था तब वह स्वॉर्ड जितनी हल्की हो सके उतनी हल्की हो जाती थी, लेकिन उस टाइम पर वह बाहरी फोर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा तरीके से इफेक्ट होती थी, जहाँ पर एडी ने भी उसकी स्वॉर्ड पर अपना पाँव रख लिया होता है। लेकिन एडी के पाँव रखने के बाद हमारी एरविन उस स्वॉर्ड को छोड़ देती है और हम देखते हैं एरविन अपने दूसरे हाथ से अपनी दूसरी स्वॉर्ड को लेते हुए सीधा अटैक कर देती है हमारे एडी के ऊपर। हमारा एडी भी जैसे-तैसे करके उसके अटैक को पीछे हटकर डॉज कर लेता है और जैसे ही हमारे एडी का एडविन से डिस्टेंस होता है और वह पीछे हट जाता है, अपनी उसकी स्वॉर्ड से पाँव हटा लेता है। एडविन भी बिना वक़्त को ज़ाया करे अपने दूसरे हाथ से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है
जिसके बारे में हमारे एडी को पहले से ही पता होता है। लेकिन तभी हमारा एडी कुछ ऐसा काम कर देता है जिसे देखकर तो एडविन भी चौंक जाती है। वह देखती है हमारे एडी ने उसका एक हाथ काट दिया होता है जिसमें उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है, और इस अटैक के साथ ही हमारा एडी भी पीछे हट जाता है ताकि वह उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होने के बाद भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है। उसे मन ही मन कुछ ऐसा लग रहा होता है कि वह कुछ तो मिस कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसका कटा हुआ हाथ, लेकिन वहाँ से उसका हाथ गायब हो जाता है और हम देखते हैं एरविन ने अपना हाथ दोबारा से रीजनरेट कर लिया होता है। हमारा एडी भी उसकी ऐसी एबिलिटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है यह एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, और बताया जाता है जो लोग मेहुला कोड के कंट्रोल में होते हैं वे लोग मौत से भी बदतर दुख महसूस करते हैं। उनके शरीर में चारों तरफ तबाही मचाने की चुल मची रहती है, लेकिन उनकी सबसे पावरफुल डिज़ायर उनके ईगो के रूप में रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए ले तो ईगल नाइट कैडेक को ही ले लो, जो कि रोड टेलर परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन था। उसकी सबसे पावरफुल डिज़ायर थी कि वह अपने रोड टेलर परिवार को अपनी मरते दम तक सर्व करे, और ऐसा उसने किया भी। वहाँ पर एडविन भी बिना वक्त गवाए सीधा हमारे एडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और हमारे एडी और एडविन के बीच में होने लगती है काफ़ी खतरनाक वाली फाइट। ये कुछ ऐसी फाइट होती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। एडी भी मन में सोच रहा होता यह तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज की बात है। मैं इस फाइट को इतना ज़्यादा लंबे देर तक नहीं चलने दे सकता हूँ, क्योंकि दूसरी ओर रूफटॉप पर हमारी लूसी उस मेहुला घोड़ से लड़ रही है, और क्रिप्टन टेलर वह तो उसे यहाँ पर धरती पर लाने की पूरी फिराक में है। और अगर कृपन ने ए मेहुला गॉड को पूरी तरह समन कर लिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस माइनर में जितने भी लोग हैं वे सारे ही सैक्रिफाइसेस बन जाएंगे। अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इस एरविन को हराना होगा और कृपन को रोकना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं एरविन की तलवार को, जो कि हमारे एडी के अटैक को चीरती हुई सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगती है। एडी भी उस अटैक को इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख कुछ नहीं सोच पा रहा होता, और लिटरली एडी को यह अटैक काफी भारी पड़ने वाला होता है। लेकिन तभी एडी वहाँ समन कर लेता है अपने एक वाटर बीस्ट को, जो कि वहाँ पर आते ही उस स्वॉर्ड को अपने दांतों से पकड़ लेता है। लेकिन एडी भी बिना वक्त गवाए सीधा अटैक कर देता है एरविन के ऊपर। लेकिन एरविन भी काफी ज्यादा फुर्तीली थी, वह उसके अटैक को बगल में हटकर डॉज कर लेती है काफी आसानी से, और फिर से इतनी खतरनाक स्पीड को देखकर तो एडी भी चौंक जाता है। एरविन ने एक साइड स्लैश अटैक मारती है एडी के ऊपर, लेकिन एडी हमारा नीचे झुककर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। एडी अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन एरविन भी अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेती है और फिर से उसके ऊपर मारती है स्लैश अटैक, लेकिन हमारा एडी नीचे झुककर उसके अटैक को रोक लेता है। हमारे एडी को वो स्लैशेस की बौछार हो जाती है। एडी भी उनके अपने डैगर से यूज करते हुए उसके स्लैश अटैकर्स को रोक रहा होता है। तभी एडी कुछ ड्रॉप करता है वहां पर, जो कि होता है क्लो हैंड नाम का एक मैजिक इंजीनियरिंग का कमाल। यह एक ऐसा टूल होता है जिससे वह अपने आसपास की चीज़ों को वहीं पर पकड़ के रख सकता है। उस टूल को गिराते ही हमारी एडविन के स्वॉर्ड को उस टूल ने पकड़ लिया होता है। एडी भी सीधा भगकर उस पर अटैक करने के लिए रस कर देता है। एडी भी मन में सोच रहा होता है अब तो इसकी स्वॉर्ड को इसने पकड़ लिया है तो ये काफ़ी आसान रहेगा इस पर अटैक करना। चाहे ये स्वॉर्ड को हटा भी ले, इसके चंगुल से छुड़ा भी ले, फिर भी उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी होगी। लेकिन एडविन उसकी सोच से एकदम विपरीत अपने काफ़ी खतरनाक सी मैजिक का यूज़ करते हुए काफ़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड को छुड़ा लेती है। एडी भी चौंक जाता है, मन में सोचता है क्या एक्सेलरेशन मैजिक। एरियोनी अपनी स्वॉर्ड को हमारे एडी की तरफ तान देती है, और वह भी एक स्टैब अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। एडी भी उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कुछ सोच नहीं पा रहा होता, उसे भी लग रहा होता है अब क्या करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं लूट टेलर माइनर का वह वॉच टावर वह टूटने लगता है, वहां से कोई गिरने लगता है। वह होती है तान्या, जो कि उन्हीं के ऊपर आकर गिरने वाली होती है, और वहां से गिरने की वजह से वह काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह रो रही होती है, वह कहती है रुको। वह उन दोनों के अटैक के बीच में आने ही वाली होती है, लेकिन तभी एडी उसे नोटिस कर लेता है, और साथ ही साथ एडविन भी उसकी आवाज़ को सुन लेती है, क्योंकि वह मेहुला गॉड के कंट्रोल में होती है। लेकिन तभी एडविन अपने आप को कंट्रोल में लाती है और अपने स्वॉर्ड को छोड़ते हुए तान्या को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला देती है। लेकिन क्योंकि एडी अटैक के लिए एकदम आगे बढ़ चुका होता है, वह खतरनाक सा अटैक करता है उसके बैक के ऊपर। हम देखते हैं वह वॉच टावर भी टूट कर उन्हीं के ऊपर गिरने लगता है, और मेहुला गॉड के अटैक की वजह से वह वॉच टावर उन्हीं के ऊपर गिर पड़ता है। वहाँ चारों ही तरफ धूल, माटी, पत्थर और काफ़ी सारी चीज़ें गिरने लगती हैं, और चारों ही तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। उसी धूल के बीच में हम देखते हैं दो बहनों की परछाई को। एडी घबराते हुए चिल्ला रहा होता है तान्या तान्या। तभी हमारे एडी को एक हल्की सी और कमजोर आवाज सुनाई देती है, थैंक्स गॉड। और बताया जाता है वह लड़की जिसने हर चीज पर गिव अप कर दिया और सिर्फ यही सोचा कि उसे किसी भी तरीके से कृपन की आज्ञाओं का पालन करना है, उसने मेरी सोच से भी परे जाकर सारे काम किए। यहाँ तक कि क्रूअल क्रिपिन ने भी अपने सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स उस एरविन पर किए, सिर्फ ईफल कोड को समन करने के लिए, जो कि एक स्पेशल ह्यूमन ब्लड लाइन चाहता था। और इसके लिए एरविन ही एकदम परफेक्ट सेक्रीफाइस थी। और उस दर्दनाक टाइम के दौरान भी एरविन जो सबसे ज़्यादा चाहती थी सिर्फ किसी अपने को अपने गले लगाना, चाहे मेविलगोड उसे ख़त्म ही क्यों ना कर दी। वह हमारे एडी से कमज़ोर सी आवाज़ में कहती है, तुम्हें चाहिए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए तान्या और एड।
हमारा एडी एरियन की इन आवाज़ों को सुनकर सन्न खड़ा रह जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ भी कँप-कँपा रहे होते हैं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, जहाँ पर एरियन कहती है, "एड, तुम्हें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम्हें इस मेंशन को छोड़ देना चाहिए।" और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट चैप्टर।